नमस्कार। लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूं और आज मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह। हिंदू कॉलेज से प्रोफेसर हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में इनकी एक्सपर्टीज है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और लाइव सिटीज में। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू। सर, अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप दिल्ली के बाद में हैं, बिहार के पहले हैं और बिहार आपका घर है। पॉलिटिकल साइंस रोज आप पढ़ाते हैं बच्चों को और काफी रिसर्च भी करते हैं। तो फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है पूरे देश में, स्पेशली हम 2-3 दिन से जो देख रहे हैं, टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है, एकदम बिखर गई टीएमसी। ममता बनर्जी जो एकदम स्ट्रांग लग रही थी, अपोजिशन की तरफ से एक स्ट्रांग फीमेल फिगर थी, वो एकदम कमजोर सी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन बिहार में भी अपोजिशन के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप लालू यादव और राबड़ी देवी को भी स्टडी करते होंगे। उनका बंगला जाने की बात हो रही है, फिर सुरक्षा घटा दी गई। तो क्या लग रहा है कि बिहार के फ्रंट पर भी विपक्ष को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जा रहा है? देखिए गरिमा जी, आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं, तो मैं धीरे धीरे इसको डिकोड करने की जी। कोशिश करूंगा। जी। देखिए, जहां तक बंगाल का सवाल है, तो बंगाल की स्थिति और बिहार की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हम्म। बंगाल में जो हुआ और बंगाल में ममता बनर्जी का जो शासन था, वो दरअसल जो वामपंथी विचारधारा वहाँ थी और जो वहाँ एक हिंसा की प्रवृत्ति सी हो गई थी, और कई वर्षों से 34 साल वर्षों से जो लेफ्ट का एक वहाँ सिकंजा बढ़ रहा था, जबकि भारत में उदारीकरण के बाद दूसरे दूसरे राज्य बहुत आगे बढ़ रहे थे, औद्योगिक स्थिति से खुशहाल हो रहे थे, बंगाल पिछड़ता चला जा रहा था। और उसके प्रतिरोध में जब ममता बनर्जी ने एक एक मुहिम बनाई और उन्होंने एक अपना संगठन बनाया और कांग्रेस से निकलकर एक नई पार्टी बनाई, तो इसलिए ममता बनर्जी का वहां पर एक उत्थान हुआ और ममता बनर्जी वहां सत्ता में आई और वामपंथ के सारे लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड थे, वो उससे उतरकर सीधा इनकी तरफ आ गए और ये लगातार 15 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन 15 वर्षों में फिर ममता बनर्जी ने बंगाल को आगे ले जाने के बजाय बंगाल में जिन जिन प्रवृत्तियों का समर्थन कर दिया, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया या परोक्ष रूप से किया, पर ममता जी पर खुद पर तो बहुत ज्यादा इल्जाम नहीं लगे, लेकिन भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, तानाशाही, उगाही, वसूली, इस प्रकार के, और सबसे ज्यादा जो तुष्टीकरण का उन पर का जो उन्होंने प्रयत्न किया, तो इसलिए वो 15 वर्षों में जब पार्टी अब हारने के बाद जिस तरीके से बिखर रही है, वो उसका प्रतिफल है। और उस प्रतिफल के अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। वहाँ वहाँ जो बंगाल की राजनीति है वो क्लास बेस्ड राजनीति है, और जाहिर तौर पर 15 सालों के बाद सत्ता सुख से वंचित जो लोग अब सत्ता सुख से जो बाहर आ रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें। और ये हमेशा ऐतिहासिक रूप से होता रहा है कि जब जब सत्ता से लोग बाहर आते हैं तो उनको दुख होता है और उनको लगता है कि किसी प्रकार से सत्ता में हम बने रहें। तो इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं पार्टी बिखर रही है। उसके बिखरने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो पूरा एक घंटा हमें लग सकता है उसके विश्लेषण पे। बिहार की स्थिति अलग है। बिहार में ये बातें 15 वर्ष पहले हो चुकी हैं। आप याद करिए 2005 में लालू यादव की सरकार जब चली गई थी और जब नीतीश नीतीश कुमार कुमार के का साथ। की शुरुआत हुई, तो आरंभिक दिनों में भी कुछ लोगों ने अपना पाला बदला। और कोई नई बात नहीं है, पाला लोग अक्सर बदलते रहते हैं। 2025 के चुनाव के पहले भी बहुत सारे लोगों ने पाला बदला। लेकिन बिहार में जब इस प्रकार का पाला बदला जाता है, तो आप देखेंगे मोटे तौर पर या तो किसी को टिकट डिनाई हो गया तो इसलिए पाला बदल गया, किसी को कोई मंत्री पद की का प्रलोभन मिल गया तो इसलिए पाला बदल गया। लेकिन बंगाल से भिन्न होता है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो विशुद्ध जातिवादी राजनीति है। और जातिवादी राजनीति जो होती है वो पेट्रोनेज पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, संरक्षण, जिसको हर एक जाति का एक संरक्षण करता है, और जब तक वो संरक्षण करता है तब तक मोटे तौर पर जातियां उससे जुड़ी होती है। तो इसलिए बिहार में उस प्रकार का परिवर्तन आप नहीं देखेंगे। राजद एक संगठित पार्टी है, मैं तो ये कहूंगा, और वो पार्टी भी जो है जिसके पेट्रियार्क जिसको हम कह सकते हैं वो लालू प्रसाद यादव खुद हैं। ये अलग बात है कि संगठनात्मक तौर पर राजद कमजोर हो रही है। ये भी अलग बात है कि राजद से भी कई जो नेता हैं जो खास करके ईबीसी और अन्य ओबीसी वर्ग के हैं, वो नारुष्ट हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं।
तो ये इस प्रकार का बिखराव आपको राजद में भी दिखेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को भी फिर से सोचने की आवश्यकता है, नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, अपने आप को युवाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, अन्य जातियों को अपने साथ लाने की, समावेशी बनने की आवश्यकता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन मोटे तौर पर जहां तक मुझे नहीं लगता है कि जो बंगाल में हो रहा है वो बिहार में भी होगा। ये जरूर है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत गठबंधन अभी तो यही दिख रहा है, और उस मजबूत गठबंधन होने के कारण कुछ लोग उधर से इधर से उधर हो सकते हैं। जैसा अभी आपने देखा किसी एमएलसी को टिकट नहीं मिला तो रोने धोने भी लग गए, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन हाँ, उस रूप में नहीं ये बिखराव होगा जिस रूप में बंगाल में हो रहा है, जहां पार्टी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। जो टीएमसी है वो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। मुझे लगता नहीं है कि राजद अभी उस स्थिति में है, लेकिन अगर राजद ने भी अपने आप को नहीं फिर से पुनर्संगठित किया, अगर राजद ने भी अपने आप को समावेशी नहीं बनाया, अगर राजद पर भी एमवाई का ठप्पा लगातार लगता रहेगा, तो मुझे लगता है कि राजद से भी काफी लोग विक्षुब्ध होंगे। क्योंकि बिहार में जो यादवों का जो परिवार है, और बिहार में यादवों के बारे में विशेष करें, अब ये यादवों का परिवार वो यादवों का परिवार नहीं है। चाहे जिस भी वर्ग में बात करें, निचले तबके में, मध्यम वर्ग में करें, या उच्च तबके के जो यादव परिवार लोग हैं, वो यादव परिवार वो नहीं है जो लालू यादव के प्राइम टाइम में हुआ करता था। यादवों में भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, यादवों में भी लोग नौकरियों में जाना चाहते हैं, यादवों के परिवार से भी अब दूसरे राज्यों में लोग जा रहे हैं और पेशेवर हो रहे हैं, वकील हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, अधिकारीगण हो रहे हैं, नौकरशाही में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब यादवों को बहुत होल्ड कर पाएंगी राजद उसी रूप में जिस रूप में लालू यादव किया करते थे। इसलिए मुझे लगता है तेजस्वी यादव को भी उस रूप पे खुलना होगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता तो है, लेकिन उस क्षमता का उन्होंने बखूबी अभी प्रदर्शन नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दोनों पार्टियों को इसी रूप में देख सकता हूँ। जी, जैसे मैंने शुरुआत में बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिए, आपने बहुत सारे जवाब भी सर एक साथ दिए, तो उनसे कई सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि हम फिर से राजद पर आएंगे, लेकिन चर्चा विपक्ष की हो रही है, और जो लोग डेमोक्रेसी में मानते हैं, जो लोग समझते हैं, उनको पता है कि देश को चलाने के लिए, एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए जितनी मजबूत सरकार चाहिए, उतनी ही मजबूत विपक्ष भी चाहिए, तभी बैलेंस बना रहेगा। तो आपने एग्जिस्टेंस की बात की कि राजद की अभी एग्जिस्टेंस वाली जो लड़ाई है वो बिहार में नहीं आई है, लेकिन बड़ी सहयोगी पार्टी थी विपक्ष की, मतलब है कांग्रेस, उसकी क्या एग्जिस्टेंस की लड़ाई शुरू हो गई है बिहार में, स्पेशली बिहार के संदर्भ? बिल्कुल, मुझे देखिए, बिहार में कांग्रेस के एग्जिस्टेंस की लड़ाई आज की नहीं है। कांग्रेस की एग्जिस्टेंस की लड़ाई तो मुझे लगता है कि 80 के दशक के अंतिम वर्षों में ही शुरुआत हो गई थी। जबकि भागवत कांग्रेस जहाँ की जहाँ सरकार ये गई। जी, उसके बाद से बिहार की राजनीति जो है वो जिस रूप में आगे बढ़ी है, जिसमें कि 2 धड़ा है, एक जो एमवाई कॉम्बिनेशन होता है, और बिहार में जिस प्रकार से जातिगत, अब तो जातिगत जनगणना के बाद ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो अगली जाति हैं वो 12-13-14% से ज़्यादा है नहीं। तो जो बिहार की स्थिति है वो दरअसल एमवाई कॉम्बिनेशन, और एमवाई कॉम्बिनेशन के इतर जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें ईबीसी हैं, एमबीसी हैं, एससी, एसटी, और जो और खास करके जो अगली जाति का भी वो एक उसमें इनपुट है। तो बिहार की राजनीति दूसरी तरफ है, इसमें कांग्रेस कहीं फिट नहीं बैठती। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि बिहार और विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पिछले 90 दशक के बाद की शुरुआत हुई, तो उसको हम पेट्रोनेज पॉलिटिक्स कहते हैं। उसमें हर जाति का एक अपना लीडर है, या हर लीडर के साथ एक जाति जुड़ी हुई है। कांग्रेस उस रूप में कहीं फिट नहीं हो पाती। याद रखिए, कांग्रेस आरंभिक वर्षों में जमींदारों की पार्टी होती थी, दलितों की पार्टी होती थी, अल्पसंख्यकों की पार्टी होती थी, या इन इन वर्गों का कांग्रेस को विशेष समर्थन मिलता था। वो अब खत्म हो चुका है। तो बिहार में तो वो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस राजद की ही पिछलग्गू पार्टी के रूप में कहें, पिट्ठू के रूप में कहें, जिस भी रूप में कहें आप उसको देख सकते हैं। कांग्रेस का वर्चस्व उत्तर भारत में मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर भारत में उस रूप में कांग्रेस सशक्त है, संगठनात्मक रूप में। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी उस प्रकार का चैलेंज नहीं है किसी क्षेत्रीय दल के साथ, राजस्थान में क्षेत्रीय दल के साथ कोई ऐसा के द्वारा कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जहां जहां क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव है, जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। और कांग्रेस के पास
मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई संगठनात्मक ढांचा है, जिसके आधार पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करके, क्योंकि स्कोप है, पर उस स्कोप को तब तक पूरा नहीं हो सकता, वो स्कोप उस तब तक फलीभूत नहीं हो सकता, जब तक ज़मीनी तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीनी हकीकतों से रूबरू होकर ज़मीनी स्तर पर लोगों को अपनी तरफ लामबंद ना करें। तो मुझे कांग्रेस का एग्जिस्टेंस का क्राइसिस बिहार में तो बिल्कुल स्पष्ट है, और वो आज की बात नहीं है, वो पहले की बात है। आपने कहा कि पहले जब हमने राजद और टीएमसी की तुलना की कि क्या उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, तो आपने कहा कि अभी एग्जिस्टेंस वाली लड़ाई नहीं आई, लेकिन आने वाले कुछ समय तक ये हाल रहा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आरजेडी भी शायद उस स्थिति में पहुंच जाए। आपने कहा कि नए समीकरण या फिर नए जातियों को एक्सप्लोर करना चाहिए आरजेडी को। तेजस्वी यादव जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की, और अंत में कहीं ना कहीं यही सुनने को मिलता है कि दे वांट टू स्टिक टू एमवाई समीकरण, क्योंकि वही उनके कोर वोटर्स हैं, और शायद उन्होंने कुछ गणना की होगी, पता चला होगा कि वोट जो है इधर उधर चले गए जो उनके कोर वोटर्स थे। तो क्या ये भी घातक हुआ उनके लिए, ये एक्सपेरिमेंट जो बीच में किया कि अलग अलग जातियों को हम साथ में लेकर चलते हैं? और अभी वाला अपने नेता के रोने धोने की बात की, शिवचंद्र राम रो धो रहे थे एमएलसी के टिकट के लिए, सुनील सिंह को टिकट दे दिया गया, और शिवचंद्र राम बहुत पुराने लोग रहे हैं, आरजेडी के विधायक भी रहे हैं राजापाकर से। तो क्या लग रहा है कि लोगों को खफा करना और नए समीकरणों में एक्सपेरिमेंट करना, या फिर केवल पुराने समीकरण को पकड़ के रखना, तीनों में से क्या सबसे मुश्किल बन रहा है? नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी कि किसी भी राजनीतिक दल को बार-बार अपने आप को रीइन्वेंट करना होता है, क्योंकि राजनीति जो है वो बहुत गत्यात्मक होती है, राजनीति में बहुत डायनामिज़्म होता है। इसलिए हर एक राजनीतिक दल को, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को का उदाहरण ले लीजिए, 1984 से लेकर अब तक हर बार, और पिछले 12 वर्षों में 13 वर्ष 12 वर्षों में भी आप देखिएगा कि मुद्दों के साथ, इश्यूज़ के साथ, नेतृत्व के साथ, उसमें बार-बार उसमें अपने आप को फिर से अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश में लगी रहती है। मुद्दे नए लाते हैं, नए मुद्दों पर बातचीत होती है, नए प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। हर एक राजनीतिक दल को अपने लाइफ स्पैन में ये करना होता है। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन कोशिश जो होता है उसकी साख को स्थापित करने के लिए लगातार अगर आप उस दिशा में जाते दिखेंगे, तब लोगों में जन विश्वास होता है। और बिहार जो है बहुत इनलाइटेंड स्टेट है, खास करके पॉलिटिकली बहुत इनलाइटेंड स्टेट है। ऐसा नहीं है कि आप एक ब्रश लगाएंगे और लोगों को विश्वास हो जाएगा। आपने देखा अभी प्रशांत जी बहुत भीड़ ला रहे थे, जी। ऐसा लग रहा था कि ट्रैक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रैक्शन खत्म हो गया, लेकिन आपने देखा कि लोगों को लगा कि अभी हम और समय इसको देखना चाहते हैं। तो बिहार में अगर तेजस्वी जी कुछ इनोवेशन करते हैं, समावेशी होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन के ठीक पहले करने से ऐसा हो जाएगा। बात ये होती है कि इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन तक एक चक्र में आप कितने दिन तक, कितने तरीकों से, कितने हाव भाव से, किस प्रकार से आप उसके प्रति समर्पित रहते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का युग है। इस सोशल मीडिया के युग में प्राइवेट और पब्लिक तो कुछ है नहीं, जी। तो इसलिए पब्लिक में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हर चीज आज के डेट में पब्लिक होता है, हर चीज आज के डेट में वायरल होता है। तो पिछले 2020 के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो साख बनाए रखा जिस प्रकार से वो युवाओं के नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, क्या वो उस बात को बनाए रख सके? आप देखिए 2025 आते आते चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों युवाओं के दावेदार हो गए। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ चुनाव में जाकर और चुनाव जी। के समय जाकर अगर इस प्रकार की बातें करते, तो मुझे लगता है कि वो उतना फलीभूत हो पाएगा। लेकिन आवश्यकता तेजस्वी यादव जी के पास जरूर है, और मुझे लगता है कि बिहार में एक स्कोप है, युवा राजनीति को एक नए रूप में ले जाने का बिहार में स्कोप बिल्कुल है, क्योंकि बिहार के युवा देश के अन्य भागों में जाकर अपने प्रतिभा की स्थापना कर रहे हैं, और बिहार जो है वो पिछड़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाकर जो भी राजनीति आगे बढ़ाएगा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो,
जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, या वो प्रशांत किशोर हैं, या जनता दल यूनाइटेड से जो नए चेहरे आ रहे हैं, जो भी बिहार की राजनीति होगी वो युवाओं के मुद्दों के इर्द गिर्द ही होगी, और ये बिहार के लिए अच्छा भी है, क्योंकि इसी से हम जातिगत जो विद्वेष है उससे बाहर आ पाएंगे। जी, और बिल्कुल अभी तेजस्वी यादव के पास बहुत अच्छा मौका था, हालाँकि बुरा दौर चल रहा है छात्रों के मामले में बिहार का, कि पेपर लीक हो जा रहा है, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जैसा जो फेस है, जो युवाओं का फेस है, वो अगर इन प्रदर्शनों में, इन विरोधों में उनके साथ खड़ा रहेगा, तो न केवल स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी, उनको साहस आएगा, बल्कि तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मामला बन सकता है कि लोग उनके साथ आ जाएँगे। खैर ये बात हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल। अब जी। मैं एक बात और एक एक बात जोड़ देता हूँ, वो ये होता है। देखिए, जो लालू यादव जी में जो जिगर था, जिससे वो लड़ाई लड़ते थे और जिस प्रकार से वो गरीबों के बीच जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, वो तेजस्वी यादव में आप नहीं देख पाएँगे। और वो इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव का लालन-पालन अलग है, जी, संघर्ष उन्होंने देखा नहीं है। तो संघर्ष जिसने देखा नहीं हो, संघर्ष का जिसको अनुभव नहीं हो, उसको संघर्ष करते हुए लगातार काफ़ी दिनों तक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे राहुल गांधी में भी आप ये चीज़ देखेंगे, जी, थोड़ा-सा आप अखिलेश जी में भी ये देखेंगे, तो ये होता है, परिवारवादी पार्टियों के साथ ये होता है। जी। विपक्ष की बात हो रही है, तो अभी आपने बिहार में देखा होगा कि पहले तो 10 सर्कुलर रोड, जहाँ पर राबड़ी देवी लंबे समय से रहते आई हैं, उसको तो अब 10 सर्कुलर रोड नहीं कहा जाता है, राबड़ी आवास कहा जाता है। तो उस वहाँ से उनको और उनके परिवार को हटने की जो कवायद है, हटाने की कवायद है, वो तेज़ हो गई है। दूसरा कि लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों की Z+ सिक्योरिटी जो है वो हटा दी गई, और सामान्य सुरक्षा जो नॉर्मली मिलती है लोगों को पॉलिटिक्स में, वो दी गई है। तो पहली बात तो ये कि लालू यादव की बात अगर हम छोड़ भी दें, तो राबड़ी देवी अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन है विधान परिषद में। तो कायदे से उनको उस हिसाब की सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन खैर ये सरकार का मसला है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार के इस फैसले से जनता के नजरिए में कुछ फर्क पड़ रहा है? जो लोग लालू राबड़ी को फॉलो करते होंगे या फिर उनके वोटर्स होंगे, उन्हें ये तो नहीं लग रहा होगा कि आरजेडी इतनी कमजोर हो गई है कि अब उनसे उनकी सिक्योरिटी, उनका घर, सब कुछ छीन लिया गया, या फिर दूसरे तरह से सवाल करें कि क्या मौजूदा सरकार ये चाहती है कि लोगों में ये नजरिया क्रिएट हो जाए कि लालू यादव और राबड़ी देवी की जो शाख है वो इतनी कमजोर हो गई है कि अब उनके पास कुछ नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से ये रसूख का मामला नहीं है। जी, मुझे लगता है कि इसको दूसरे हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। लालू यादव जी को, या राबड़ी जी को, या मैं कहता हूँ किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसके पास सुरक्षा की समस्या हो सकती है, या जिस पर अंदेशा है कि कि उनके पास उनके जान को खतरा है, या उन पर अटैक होने की संभावना, इसका आकलन कौन करता है? इसका आकलन सरकार की एजेंसियां करती हैं। अब समझिए, मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो ना, पर अगर कोई सुरक्षा में चूक हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार ये रिस्क क्यों लेना चाहेगी? तो वो कभी नहीं लेना चाहेगी। तो अगर सरकार के पास ये आकलन है कि शायद उस प्रकार के सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, तो वो जो है वो वही होना होगा। जहां तक सवाल है 10 सर्कुलर रोड का, तो किस व्यक्ति को कौन सा बंगला किस हिसाब से मिलेगा, इसका इसका विशेषाधिकार, या ये कहेंगे इसका 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 अंतिम जो निर्णय है वो सरकार करेगी। जब जी, लालू जी की सरकार थी तो ये निर्णय लालू जी की सरकार करती थी। जब और सरकार से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ये तो जो मेरे ख्याल से जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, जो अलॉटमेंट करती हैं, भवन निर्माण विभाग जो भी करती हैं, उनका निर्णय है। अगर वो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बंगला इसको दिया जाए या वो बंगला, देखिए ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। जी, और सबसे बड़ी बात यही है, राजनीति में सबको समान रूप से देखने का ये मतलब होता है कि किसी के ऐशना से मुक्त होना चाहिए, स्वार्थ मुक्त होना चाहिए। जो जिस व्यक्ति को जो बंगला मिलता है वो उसके पद और कद के हिसाब से मिलता है, और सरकार की समझ में जो उपयुक्त है वही मिलता है। नौकरशाहों के साथ भी यही स्थिति है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ भी यही स्थिति है। छोटी नौकरियों में जो लोग होते हैं उनके पास भी यही स्थिति है। अलग अलग ये पद से जुड़ा होता है।
अब अगर सरकार को ये लगता है कि भाई लीडर ऑफ विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उनको ये बंगला दिया जाना चाहिए, तो सरकार अपने आप में स्वायत्त है और सरकार के लिए का ये अधिकार है कि वो इस संबंध में निर्णय ले। हाँ, अगर ये कैसे पता चलेगा कि ये वो उनके लिए टारगेट करके किया जा रहा है? उनको टारगेट करने की सरकार को कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सरकार कमजोर नहीं है, सरकार मजबूत है, सरकार में स्थायित्व है। ये सब बातें तब होती हैं जब सरकार थोड़ी ढुलमुली हो। ऐसी बात मुझे बिहार में लग नहीं रही है और मुझे नहीं लगता है कि राबड़ी जी को भी या राष्ट्रीय जनता दल को इसको इशू बनाना चाहिए। वो इशू बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि विपक्ष की राजनीति में ये सब होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता के साथ भी कोई इसका ट्रैक्शन होगा, क्योंकि बिहार से जितना मैं समझता हूँ और मैं बिहार में आता जाता रहता हूँ, मेरा घर है। देखिए, बिहार के 3 फेज हैं। एक तो राज हो गया, वो जंगल राज का समय बीता। जी। उसके बाद नीतीश जी का सुशासन भी आया। उस सुशासन में विधि व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की बातें, तमाम तरीके की बातें हुई और इसकी ये पुष्टि ये भी है कि 15 वर्षों तक वो लगातार मुख्यमंत्री बने भी रहे। लेकिन क्या विधि व्यवस्था और उस इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित हमें हो जाना पड़ेगा? मुझे लगता है ये तीसरा एक बिहार की राजनीति का एक नया फेज है, जिसमें बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर जाएगा, खुशहाली की ओर जाएगा, जिसमें बिहार की में जो एस्पिरेशन है वो एस्पिरेशन की पूर्ति होगी, जिसमें बिहार में मैंने एक हिंदू के लिए एक लेख भी लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि बिहार को उस प्रकार से अब औद्योगिकरण की नहीं, बिहार में एक टेक्निकल रूप से अगर आप देखें तो जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, उसकी स्थापना की आवश्यकता है। बिहार के युवाओं को समेकित करने की आवश्यकता है, बिहार के युवाओं में कौशल विकास करने की आवश्यकता है, बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आवश्यकता है, औद्योगिकरण की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है बिहार जंगल राज से सुशासन और सुशासन से अब मुझे लगता है समृद्ध पथ की ओर बिहार को बढ़ना होगा और इसलिए बिहार की राजनीति का जो ध्रुव होगा वो इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान सरकार जो जदयू और भाजपा की सरकार है वो किस हद तक इस राह पर आगे चल पाती है और किस हद तक इस राह पर चलते चलते लोगों का समर्थन उसको मिलता है, जन विश्वास किस रूप में स्थापित होता है। मुझे लगता है कि इस पर निर्भर करेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, समय बीत रहा है। अगर हम आपसे ये सवाल करें, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी स्टडी से, आप पूरे बिहार को देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, सरकार से हो सकता है कुछ खामियां भी हो जाए, तो सरकार को आईना दिखाने के लिए एक बहुत मजबूत विपक्ष चाहिए और उस मजबूत विपक्ष को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए तेजस्वी यादव अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि उनकी हालत ममता बनर्जी या फिर कांग्रेस जैसी ना हो जाए? सबसे बहुत महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव को जी के लिए ये करना कि वो अपने आसपास के जो पारंपरिक सलाहकार हैं उन सलाहकारों से इतर बिहार को जाकर समझने की कोशिश करें। ग्राउंड पर। बिहार के घर में, गाँव में, बिहार के शहरों को जाकर समझने की कोशिश करें। चुनाव के समय उनका हेलीकॉप्टर शहर दर शहर तो जाता रहा, लेकिन अगला चुनाव 5 साल बाद है। जी। उस 5 साल इस बीच में अगर वो लोगों को समझने, लोगों के नब्ज को समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार उनको पहचानेगा। नहीं तो तीसरे चुनाव आते-आते मुझे लगता है कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा, अस्तित्व का संकट हो जाएगा। बिहार बहुत तेजी से बदलेगा। अगले 4-5 वर्षों में बिहार बहुत तेजी से बदलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उस प्रकार से वर्चस्व हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी का अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में वर्चस्व रहा है। आपने देखा होगा आज श्रद्धेय मोहन भागवत जी का आज बिहार में पिछले कल से दौरा चल रहा है। तो बीजेपी अपना फुल पोटेंशियल फुल क्षमता का प्रयोग करेगी ताकि बिहार में उसकी व्यापकता हो और बिहार में उसकी जड़ें गहराए। अगर इस समय में तेजस्वी यादव को अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो मुझे लगता है कि उनको बिहार के युवाओं से मिलना होगा, जातियों के परे जाकर लोगों से मिलना होगा, बातें रखनी होगी, लोगों की बातों को, समस्याओं को समझना पड़ेगा। बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनसे मिलना पड़ेगा।
और मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी, जिस सकारात्मक विपक्ष में सरकार के साथ वो मिलकर सकारात्मक बिंदुओं पर युवाओं के रोजगार से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, विश्वविद्यालयों से संबंधित इन समस्याओं को अगर वो आगे बढ़ाएँगे, तो मुझे लगता है कि वो समृद्ध होंगे। और मुझे लगता है कि यादवों में भी ऐसे कई यादव लोग हैं, ऐसे कई परिवार हैं, जो देश-विदेश में परचम लहरा रहे हैं, देश का, राज्य का और अपने परिवार का। अपने मुझे लगता है कि ही नीड्स टू बी इन टच विद देम, नॉट जस्ट कि जो लोग उनके आसपास हैं, या नॉट जस्ट वो जो एक पारंपरिक एक चला रहा है, किसी हरियाणा से किसी को ले आए, किसी गुजरात से किसी को ले आने से। मुझे लगता है हरियाणा और गुजरात से बिहार की राजनीति नहीं चलती, सुरजेवाला बिहार में नहीं चल सकते बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से। तो इसलिए जो हरियाणा का उनका एक कॉकस बना हुआ है, उसको बिहार में से तोड़ने की आवश्यकता होगी। यानी कि तेजस्वी यादव को इतना लोकल बनना पड़ेगा कि आसपास लोग भी लोकल रहें और ग्राउंड पर जाकर वो मेहनत करें, लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझें और उस हिसाब से सवाल जवाब सरकार से करें। मतलब लालू यादव के पुत्र होने के बाद उनको बिहार का पुत्र बनना होगा। जी। वो अभी लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, किस हद तक बिहार के पुत्र वो माने जाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। तो इसलिए उनको मैं तो मोदी जी की एक फ्रेज को उन पर लगा सकता हूँ, उनको लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। जब तक वो लोकल के लिए वोकल नहीं होंगे, तब तक राष्ट्रीय जनता दल उस रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसकी आकांक्षा राष्ट्रीय जनता दल को है। जी। और लोगों से कनेक्ट करने की जो कला होती है, उसकी तो यूनिवर्सिटी उनके पास बैठी हुई है, लालू यादव। उनसे सीखना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको अपने पारिवारिक कलहों से सबसे पहले तो बाहर आना पड़ेगा। जी। तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चर्चा बहुत सार्थक रही। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो बातचीत की है, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो बात पहुँचे, क्योंकि बार-बार मैं ये बात दोहरा रही हूँ कि देश के लिए जितनी मज़बूत सरकार चाहिए, उतना ही मज़बूत विपक्ष चाहिए, क्योंकि सवाल-जवाब दोनों तरफ से होने चाहिए, तभी जाकर पूरा सिस्टम चलेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।